Hello and welcome back to weekly current affairs session of Ajmal IAS Academy. In today's session, we are going to discuss a variety of topics from international relations, modern history, and art and culture. So in international relation, we will start with the Board of Peace, which is again in news because Mr. Donald Trump is trying to increase its jurisdiction. उनकी कोशिश है कि दुनिया भर में जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रास्ते ना होकर के बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए उनको रिजॉल्व किया जाए। अब इस डिसीजन को लेकर के जो P5 मेंबर्स हैं उनका क्या रिस्पांस है दैट वी विल सी, और इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है ये भी हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी कि इंडिया क्यों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, इस फुल टाइम मेंबरशिप के मिलने से इंडिया को क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इस रास्ते में कौन कौन सी अड़चने हैं, कौन कौन से चैलेंज हैं वो भी हम देखेंगे। एंड एट लास्ट वी विल सी व्हाट इज़ डी-हाइफनेशन especially in the context of India-Israel relations, and after that we will see कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट हाउस यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ से किसकी मूर्ति को हटा करके उसकी जगह किसकी मूर्ति को लगाया है। अभी जो नई शख्सियत हैं, जो नई पर्सनालिटी हैं, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या रोल रहा है दैट वी विल सी। एंड लास्ट हम देखेंगे नाने घाट प्रशस्ति विच इज़ अबाउट सातवाहना किंग्स। So let's begin with today's discussion. The first topic is Board of Peace. See, in our previous discussion हमने Board of Peace के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि बेसिकली गाज़ा में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर और रिकन्स्ट्रक्शन को लेकर के एक कोशिश है। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का मानना था कि जो मेजर ग्लोबल पावर्स है उनको साथ में लेकर के इस हाईली वोलेटाइल रीजन में स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। यहाँ तक ठीक था, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के यूएन की भी बैकिंग थी, लेकिन अभी जो ट्रम्प साहब हैं इनका मानना है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जाए और दुनिया भर में जितने बड़े बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट को इस बोर्ड ऑफ पीस की हेल्प से रिजॉल्व किया जाए। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस काम के लिए पहले से एक फॉर्मलाइज बॉडी है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। तो अगर ये बोर्ड अपने जुरिस्डिक्शन को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं यूएन की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा होगा। अब इसमें अभी तक जो बोर्ड ऑफ पीस है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें $17 बिलियन की फंडिंग हो चुकी है। इसमें $10 बिलियन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूएस की तरफ से आया है। इसके चेयरमैन होंगे डोनाल्ड ट्रम्प, ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और जो चेयरमैन है उनके पास फाइनल वीटो पावर है इन ऑलमोस्ट ऑल डिसीजंस। तो इसको लेकर के देखते हैं कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट नज़र आ रहा है दुनिया में। अब ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट क्या है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से आप यूएस को निकाल दीजिएगा, जो बचते हैं 4 वो इसको बायकॉट करेंगे। जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं जो उनकी एक प्रिविलेज पोजीशन है वो ख़तरे में आएगी। इसमें मेंबर्स कौन कौन है? ऑब्वियसली एक तो यूएस है और साथ में कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ फुल टाइम मेंबर ऑफ दिस बोर्ड ऑफ पीस। अब पाकिस्तान का ये मेंबरशिप होने की वजह से इंडिया का यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया के सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, इंडिया अगर इसका फुल टाइम मेंबर बनता है तो फुल टाइम मेंबर बनने की वजह से ऑब्वियसली हो सकता है कुछ प्रिविलेज मिले, लेकिन उन प्रिविलेज के साथ साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस भी आ जाएंगे जो कि लीगल ऑब्लिगेशन होंगे। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि हमें डिप्लोमेटिक एक्सेस भी मिल जाए इस बोर्ड ऑफ पीस की प्रोसीडिंग्स में, लेकिन साथ ही साथ हमें किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना ना पड़े। इसलिए इंडिया ने यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे अपने आप को रखा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा सर्विलांस का कि जो पाकिस्तान फैक्टर है, जो पाकिस्तान वहाँ पर एक फुल टाइम मेंबर है, तो हम इस बोर्ड ऑफ पीस के जितने भी डेलिब्रेशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं, मीटिंग्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्वर के रोल में रहेंगे। वोटिंग राइट हमारे पास नहीं रहेगा तो लेकिन एटलीस्ट हम अवेयर रहेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस में चल क्या रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना होने की वजह से हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो इंटैक्ट रहेगी। और साथ में हमें मिडिल ईस्ट की ज़रूरत है, किसके लिए? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी हमें इस बोर्ड में ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर फ़ायदा मिलेगा। तो इन शॉर्ट यही है कि बोर्ड ऑफ पीस में इंडिया का इंटरेस्ट है, लेकिन एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर क्यों है? क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई लीगल कमिटमेंट अभी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ हम ये भी चाहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक एक्सेस मिले। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस अपने इस मंशा में कामयाब होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो कहीं ना कहीं एक रूल बेस
एक कंसेंसस बेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं यूएस सेंट्रिक होती हुई नज़र आएगी। तो जो हमारा एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी अक्सर न्यूज़ में बात चल रही है ग्रेजुअली। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, द इंडियाज बिड फॉर ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप। रिसेंटली इंडिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की फुल टाइम मेंबरशिप के लिए कोशिशें बढ़ा दी हैं। इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर पहले से है, लेकिन 2017 से है, लेकिन ये एसोसिएट मेंबर है, ये फुल मेंबर नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर है, यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं है। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आखिर है क्या। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बेसिकली 1974 में बनती है, जब दुनिया भर में एक ऑयल क्राइसिस आया था। एक 73-74 के टाइम पर अरब इसराइल वॉर हुआ। अरब इसराइल वॉर में जो अरब ओपेक कंट्रीज़ थी, उन्होंने उन कंट्रीज़ को ऑयल सप्लाई बंद कर दी जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। अब ऑयल जो है एनर्जी का मेन सोर्स है, एनर्जी इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। तो जब ऑयल सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ठप पड़ने का डर रहेगा। तो अरब कंट्रीज़ जो कि ओपेक के मेंबर्स भी थे, उनके इस स्टेप के बाद जो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो एक ऐसी एनर्जी एजेंसी बनाए जिसकी कोशिश ये रहे कि वो कम से कम टफ टाइम में जो ऑयल सप्लाई है उसको इंश्योर रखे। अब उस टाइम पर ये OECD कंट्रीज़ जो हैं उनका इनिशिएटिव था, और इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो उस ज़माने में बड़ी एनर्जी कंज्यूमर्स होती थी। लेकिन आज के टाइम पे दुनिया का सूरत हाल बिल्कुल अलग है। अब जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है, एंड नाउ इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द ग्लोबल मार्केट। तो जो इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इलीट ग्रुप में उसको फुल टाइम मेंबर मिलनी चाहिए। दैट इज़ द रैशनल फ्रॉम द इंडियन साइड। ओके, तो हमें टारगेट क्या है कि फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए ताकि ऑयल पॉलिसीज़ में हमें वॉइस मिले। ठीक है, और क्यों कॉन्टेक्स्ट ये, क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर हैं। ऑल राइट, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस को हम दो कैटेगरी में देख सकते हैं, एक पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल। पॉलिटिकल चैलेंज ये है कि IE के मेंबर वही होते हैं जो ऑलरेडी OECD के मेंबर्स हैं। अब इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, और OECD की मेंबरशिप लेने में इंडिया का कोई ख़ास इंटरेस्ट अभी है भी नहीं। तो इंडिया का इंटरेस्ट इसी लॉजिक पर है कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं, तो जब इतनी बड़ी हमारे यहाँ एनर्जी डिमांड है, हम इतनी बड़ी एनर्जी सप्लाई बाकी जगहों से ले रहे हैं, तो हमारा भी इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। दूसरा इसमें हर्डल है फिजिकल। फिजिकल हर्डल ये है कि यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो ऑयल सप्लाई शॉक से बचने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होने चाहिए, और वो कितने दिन का होना चाहिए? क्रूड ऑयल इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ नेट इंपोर्ट, यानी कि जितना भी आप नेट इंपोर्ट करते हैं 90 दिन के इंपोर्ट के बराबर। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाए क्योंकि इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब एक दिन की ही बहुत ज़्यादा, उसको 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इतना ऑयल प्रोक्योर करना, उसको स्टोर करना, स्टोरेज के लिए आपको इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। तो ये वक्त की बात है, आगे देखते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा और कब तक इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिलती है। तो बेसिकली वही चीज़ है, 1970 का कॉन्टेक्स्ट है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वेस्ट डोमिनेटेड कंजम्पशन था, तो IEA जो है OECD के हिसाब से बना। लेकिन अभी मॉडर्न रियलिटी क्या है कि कंजम्पशन सेंटर शिफ्ट हो गया है एशिया की तरफ, तो जाहिर सी बात है इंडिया को उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलना ही चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टॉपिक नंबर 2। नाउ मूव टू द डीहाइफिनेशन पॉलिसी। ऑल राइट, अ हिस्टोरिक पिवट, द एरा ऑफ डीहाइफिनेशन। अब ये वर्ड अक्सर न्यूज़ में चलता रहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में था क्योंकि US की जो अप्रोच थी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, उसको डीहाइफिनेट किया गया था। यानी कि US पहले इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तरह से देखता था, एक कंप्लीट रीजन के तौर पे देखता था, उसकी पॉलिसी दोनों के लिए अलग अलग नहीं होती थी। लेकिन बाद में उनको डीहाइफिनेट किया गया। डीहाइफिनेशन का मतलब ये है कि एक कोई पर्टिकुलर कंट्री दो राइवल कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करेगा इंडिपेंडेंटली, और उसमें कोशिश ये रहेगी कि इसके रिलेशन से उसको नुकसान ना हो और उसके रिलेशन से इसको नुकसान ना हो।
लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो आज से पहले तक हमारी इसराइल को लेकर के जो भी अप्रोच थी वो काफ़ी सीक्रेटिव अप्रोच रहती थी, क्योंकि हमें इसमें एक डर था कि अगर हम इसराइल के साथ बहुत ओपन रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड नाराज़ हो जाएगा। अब अरब वर्ल्ड के साथ हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा थे, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस उन पर ज़्यादा है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ से हमें रेमिटांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल को लेकर के हमारी पॉलिसी बहुत सिक्रेटिव थी, लेकिन अभी रिसेंटली इस पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। अभी हमने इसराइल और पैलेस्टीन दोनों को डिहाइफिनेट कर दिया, यानी कि हम दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इंडिपेंडेंट रिलेशंस मेंटेन करेंगे। कैसे? इसराइल ज़रूरी है इंडिया के टेक और डिफेंस के लिए, तो टेक ट्रांसफ़र और कलेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हम इसराइल के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन साथ में हम फ़लस्तीन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम ये भी इंश्योर करेंगे, सीज़ की भी एडवोकेसी करेंगे कि एक पीसफुल एग्जिस्टेंस होना चाहिए इस रीजन में, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और फ़लस्तीन का भी अपना एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो हमने बेसिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी को मैनेज किया राइवल नेशंस के साथ इंडिपेंडेंटली, ना कि हम दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। अब इस डिहाइफिनेशन का इंडिया के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जैसे कि हमने बात की इसराइल डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हम लोग जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बना के दीजिए हम खरीद रहे हैं, हम मिल करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा साइबर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में इसराइल हमारी बहुत मदद कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सबमिट हुई है उसने दुनिया के सामने कुछ थ्रेट्स बताए हैं, जिसमें से इंडिया का एक स्पेसिफिक थ्रेट ये है कि इंडिया ने पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी से अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमारे यहाँ ज़्यादातर सर्विसेज डिजिटल हो गई हैं, बैंक पेमेंट से लेकर के जितनी भी बेनिफिशियल सर्विस जो स्कीम्स होती हैं सारी की सारी ऑनलाइन चलती है। इसकी वजह से जितना तेज़ी से हमने सर्विसेज का डिजिटलाइजेशन किया है उतनी ही तेज़ी से हम लोगों ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ़ और सिक्योर करने के लिए प्रोविजंस नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिलते हैं। तो उस चीज़ को मैच करने के लिए इसराइल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया के लिए प्ले कर सकता है। और ऑब्वियसली फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक AI एंड मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में इसराइल का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीजनल इंटीग्रेशन है I2U2 के नाम से, उसमें ऑब्वियसली इसराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया के लिए है। इसमें कौन है? इंडिया, इसराइल, UAE एंड US बेसिकली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिहाइफिनेशन। डिहाइफिनेशन का इन शॉर्ट वही है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री दो राइवल कंट्रीज़ के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिपेंडेंटली मेंटेन करेगा बाय मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई सीक्रेट रिलेशन नहीं रखेंगे किसी एक को नाराज़ होने के डर से, किसी को खुश करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक सिंबॉलिक शिफ्ट है राष्ट्रपति भवन में। ऑलराइट, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में पहले एडविन लिटियंस जो कि एक ग्रेट आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी। इसको हटा करके वहाँ पर इंस्टॉल किया गया द बस्ट ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पॉपुलरली नोन एज राजा जी। तो बेसिकली दिस इज़ ए स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स द बिगर एम ऑफ मेंटल डीकोलोनाइजेशन। कहीं ना कहीं जो हमारी जहनीत पर अभी कॉलोनियल इम्पैक्ट है, ये उसको ख़त्म करने की एक बड़े जो मकसद है उसमें एक छोटा सा कदम है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी अनवील्ड द बस्ट ऑफ सी राजगोपालाचारी, परमानेंटली रिप्लेसिंग द स्टैच्यू ऑफ एडविन लिटियंस एट द ग्रैंड स्टेयरकेस। ऑलराइट, सो अब इस न्यूज़ की वजह से नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस में वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, ठीक है, ऑन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बेसिकली अगर इनके बारे में हम देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट में भी काफ़ी प्रोमिनेंट है और पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो मेंस में हो सकता है कि यूपीएससी इस तरह से सवाल पूछ ले कि डिस्कस द रोल ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एज वेल एज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज कंसोलिडेशन और डेवलपमेंट। इस तरह से सवाल आ सकता है। ऑलराइट, अब इसी बात को घुमा फिरा के वो 50 तरह से पूछने के तरीके हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस से पहले जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, तो इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन कब आएगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर, जो वेदरण्यम सत्याग्रह था, जिसके बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई
और कम्युनल पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद जब एक डेडलॉक क्रिएट हुआ इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है, ओवर द कम्युनल क्वेश्चन यानी कि डिमांड ऑफ द पाकिस्तान, तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए राजगोपालाचारी जी ने एक फार्मूला दिया गया जिसको राजाजी फार्मूला भी कहा जाता है। इस फार्मूले में उन्होंने ये कांग्रेस को बोला कि पहले कांग्रेस के जो एफर्ट्स हैं पावर ट्रांसफ़र करने को लेकर के, उन एफर्ट्स में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब एक बार पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी इंडिया को, तो उसके बाद जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं यानी कि ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पर प्लेबिसाइट होगा, यानी कि वहाँ के लोग वोट करके डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। अगर प्लेबिसाइट में पाकिस्तान की फेवर में चला जाता है तो पाकिस्तान बन जाएगा, बट कॉमन सेंटर रहेगा डिफेंस में और कम्युनिकेशन में, और प्लेबिसाइट में अगर नहीं होता तो नहीं बनेगा। तो ये एक अच्छा एमिकेबल फार्मूला दिया था राजा जी ने, लेकिन इस चीज़ को जिन्ना ने इस तरह से रिजेक्ट किया कि जिन्ना की बहुत ही एक अनरीजनेबल डिमांड ये थी कि जो प्लेबिसाइट होगा तो प्लेबिसाइट होगा डिस्प्यूटेड एरियाज़ में, लेकिन वहाँ पर वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे, नॉन मुस्लिम विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गिव देयर वोट। तो इस वजह से जो राजा जी फार्मूला था वो कामयाब नहीं हो पाया और डेडलॉक जूं का तूं बना रहा और फाइनली कंट्री मूव टूवर्ड्स पार्टीशन। ऑलराइट, इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो सीआर फार्मूला के बारे में हमने बात कर ली, स्वतंत्रता पार्टी। तो बेसिकली स्वतंत्रता पार्टी जो बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एक सोशलिज्म वाला मॉडल था उसके अगेंस्ट था, और राजगोपालाचारी जी का मानना था कि इंडिया में कांग्रेस के अगेंस्ट एक राइट विंग ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि फ्री मार्केट की बात करे। तो स्वतंत्रता पार्टी का जो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन था वो कांग्रेस से काफ़ी अलग था, और इकोनॉमिक ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से उन्होंने एक दूसरी पार्टी बनाई। एक लिटरेरी जायंट भी थे, बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया, फॉर एग्जांपल रामायण और महाभारत को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट भी किया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया था तो उस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अपोज करने वाले कुछ लोगों में एक सी राजगोपालाचारी भी थे। एक जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपोज किया था, भूला भाई देसाई ने उसको अपोज किया था, एंड राजगोपालाचारी ऑल्सो अपोज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ऑलराइट, एंड ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, जो पहला बैच था भारत रत्न का, ही इज़ वन ऑफ देम। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट चक्रवर्ती गोपालाचारी और सी राजगोपालाचारी। द लास्ट डिस्कशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस डिस्कशन इज नाने घाट। नाने मीन्स कॉइन, घाट मीन्स पास, यानी कि ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर कॉइन देने पड़ते थे, दैट मीन्स आज के ज़माने का टोल। अब ये नाने घाट से एक चीज़ और है, नाने घाट प्रशस्ति। ये किसके बारे में बताती है? ये सतवाहन के बारे में बताती है, जो कहाँ रूल करते थे? डेक्कन रीजन में रूल करते थे। तो बेसिकली ये किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में है, और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो एक सतवाहन किंग थे सतकर्णी वन, उनके बारे में ये नाने घाट प्रशस्ति बताती है। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या था कि डेक्कन रीजन में एक कोंकण कोस्ट है जो कि बेसिकली ट्रेडिंग सेंटर है, और डेक्कन प्लेट्यू वॉज ए बिग मार्केट, ठीक है, स्पेशली कॉटन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलता है। तो ये इस मार्केट को इस पोस्ट से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक नाने घाट पास था। तो जो भी ट्रेड यहाँ से होगा उस ट्रेड के लिए यहाँ पर टोल दिया जाएगा। सिंपल है। इसमें आगे देख सकते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस हेरिटेज के आसपास बहुत सारा एनक्रोचमेंट हो रहा है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस साइट को नुकसान हो सकता है, और उस परसीव्ड लॉस की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एफआईआर फाइल किया है, और उस एफआईआर के बाद कुछ एक्शंस लिए गए हैं जिसमें लीगल शील्ड दी गई है AMSAR एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें एक रेगुलेटेड जोन बना दिया गया, एक प्रोहिबिटेड जोन बना दिया गया, और यहाँ पर मॉन्यूमेंट है, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहें और मॉन्यूमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। सो एस्पिरेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।